हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि मैं दोबारा से इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। जैसा कि इससे पहले भी हमने आप लोगों को दिखाया था, ये इन्होंने 2021 में जो है ज़िला में टॉप करा था और बिहार में 7वां पोजीशन लाई थी। उसके बाद काफ़ी कुछ चर्चा में रही थी। बड़ी बात ये था कि घर में रह के ये तैयारी कर रही थी और इन्होंने उसी वक्त कहा था कि इंशाल्लाह मैं जो है आपको फिर आना पड़ेगा और मैं मेडिकल निकालूँगी। मात्र 1 साल बाद फिर 2 साल बाद अब इनसे मुलाकात हो रही है और इन्होंने बड़ा काम किया है। नीट में बेहतरीन मार्क के साथ घर में रह के इन्होंने फिर से एक बार, अगर आप बात करें तो बिहार कहें या फिर इंडिया के बेटियों के लिए एक मिसाल बनती जा रही है कि सुदूर इलाके में। और इनका, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनके नाना भी टेलर मास्टर हैं, अभी इनके नाना के यहाँ हैं, इनके अब्बा भी टेलर मास्टर हैं और इसके बावजूद इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और कैसे क्या रहा, आइए इनसे बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत से और आज की बेटियों के लिए आइकन बनती जा रही हैं। मैज़मी फ़ातिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी शुक्रिया। मैज़मी, कैसा क्या रहा है, क्या मार्किंग हुआ है इस बार, कैसे क्या आया है पोजीशन? मेरा नीट 2022 में 647 आउट ऑफ 720 रहा है। ऑल इंडिया रैंक 4926 और कैटेगरी रैंक 1667 था। कैटेगरी में कितना है? 1667। तो आराम से एमबीबीएस तो मिलना ही है। हाँ, मिल जाएगा। तो अब इस बार कैसा महसूस कर रही हैं? फिर से दोबारा से आए हम लोग, बड़ी खुशी की बात है। आपने जैसा सोचा पहले ही बार में निकाला है, तो कैसा चल रहा है सब? बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि मैंने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जब मैंने अच्छा मार्क्स गेन किया था, तब मुझे उतनी खुशी हुई नहीं थी, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य कभी था ही नहीं। जो मेरी मंजिल थी वो एमबीबीएस ही रहा है। तो जब मुझे एमबीबीएस की सीट मिलती हुई दिख रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसा तो लग रहा था कि शायद कभी कभी मुझे भी लग रहा था कि गिव अप कर दें कि होगा या नहीं होगा, बट खुद पे एक विश्वास था कि नहीं, गिव अप तो नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन खुदा का साथ था और सब बड़ों का दुआ था, तो बस हो गया, निकल गया और एमबीबीएस की सीट मिल गई मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कि खुशी को बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस अभी बहुत खुश हूँ मैं। तो अब ये आईएससी कहाँ से किया? ऐसे तो मैंने हर्षपति सिंह महाविद्यालय मधेपुर से ही किया था और वहाँ पे भी मैंने घर पे ही पढ़ा था, ऑनलाइन एजुकेशन ही दिया था। 11th मैंने अपने गांव में ऑफलाइन किया था, लेकिन उससे मुझे लगा था कि बोर्ड निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पे नीट का कुछ निकलने का कोई चांस दिख नहीं रहा था, तो मैंने ऑफलाइन 11th में ही छोड़ दिया था। 12th में मैंने, और कोविड भी एक गोल्डन मौका लेकर आया था कि मैंने ऑनलाइन वहाँ पे ज्वाइन किया, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हो गई और वहीं रह गई। किन से ज्वाइन किया? ऑनलाइन में क्या ज्वाइन किया था? बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन किया था। वहाँ के सीईओ डॉक्टर गीतेंद्र सिंह सर हैं, जो बायोलॉजी में हमारी हेल्प करते हैं। और वहाँ पे मैंने डॉक्टर संजय सिंह सर से केमिस्ट्री पढ़ा था और इंजीनियर अमर गायकवाड़ सर से फिजिक्स पढ़ा था। और उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की थी, इमोशनली भी। और जब कभी डिमोटिवेट हो जाते थे तो वो यानी कि हम लोग का एक बटालियन कमांडर बना हुआ था, तो वो लोग हम लोगों को सपोर्ट किया करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे। कभी डॉट्स रहा तो डॉट्स के लिए एक अलग सा ग्रुप बन गया, और टेस्ट हुआ तो टेस्ट भी ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे ही नंबर आ गया, वो बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट हुआ करता था। उसमें अपने आप को टॉप 100 में लाना इतना मशक्क़त करना पड़ता था वहाँ पे, लेकिन खुदा का शुक्र था कि वहाँ पे मेहनत से मैंने टॉप 10 3 बार गेन किया था। तो मुझे एक ग्रुप मिल गया था जहाँ पे मुझे डॉट सॉल्व करने के लिए। कितने स्टूडेंट रहते थे उसमें? वैसे तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन जहाँ तक सर बोलते थे कि मेरे बैच में 5000 से अधिक बच्चे थे और वहाँ पे ऐसे 3 बैचेस चलती थी। और उसमें आपने 3 बार टॉप 10 गेन किया था? हाँ, 3 बार टॉप 10 गेन किया था, इसलिए मुझे व्हाट्सअप वाला डॉट ग्रुप मिल गया था। तो डॉट सॉल्व करने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे, तो वहाँ पे डॉट सॉल्व हो जाते थे। लेकिन नीट में हाँ, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा मेरा नंबर गिर गया। मैंने कुछ और ज़्यादा ही सोचा था, लेकिन शायद वहाँ पे मेरे एग्जामिनेशन हॉल में हुई मेरी प्रेशर के कारण इसलिए मिस्टेक्स हो गई थोड़ी। बट फिर भी एमबीबीएस कॉलेज मुझे मिल जाएगा तो खुश है। बढ़िया ही कॉलेज मिलेगा, नंबर तो ठीक ठाक ही है। हाँ, बस यानी कि जहाँ तक मैंने सोचा था वहाँ तक नहीं हो पाया, लेकिन हाँ फिर भी मैं खुश हूँ कि बनना तो एमबीबीएस ही है ना, फिर बाद में देखेंगे जो अच्छा कर सकते हैं हम। और तो मुझे, जैसा मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मेहनत आपने किया है, काफ़ी जागा है, काफ़ी मेहनत किया। जैसे देखने से आप उस वक्त आपने टॉप, और जो हम आए थे तो मोटी छोटी थी, अभी काफ़ी मेहनत किया शायद। हाँ, बहुत मेहनत, यानी कि खुद को इतने अच्छे टाइम को मैनेजमेंट, यहाँ पे नीट जो है ना टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है, उतना अच्छे लेवल का। हाँ, इस बार थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था, लेकिन हाँ, अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी इसे कर सकता है, बस
अगर नीट को क्वालिफाई करना है ना तो टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छा चीज़ होता है। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो फिर नीट निकालना उतना मुश्किल नहीं हो जाता। सबसे पहले तो अपने आप पे पहले कंट्रोल रखना पड़ता है कि डिस्ट्रैक्शन से पहले सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो अभी की दुनिया में सोशल मीडिया ऐप है। तो सबसे पहले तो उसे मैंने अपने मेरे मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया ऐप था नहीं और मैंने आने भी नहीं दिया था और नहीं मेरे मोबाइल में उतना स्टोरेज था कि मैं उसे डाउनलोड कर पाती। मेरे मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप था जिस पे मेरे सर सब थे, डॉट फैकल्टी थे, तो वो तो चलाना मेरी मजबूरी थी। बाकी कोई सोशल मीडिया ऐप था नहीं जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट होती, तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था। हाँ, कुछ इन्जॉय करने के लिए थोड़ा बहुत तो इन्जॉय भी करना चाहिए, तो 15-20 मिनट अपने परिवार वालों के साथ बात कर लिया या कुछ मोटिवेशनल कुछ देख लिया बस। देखिए, मैंने सोचा जब एंजॉय की बात कर रही हैं तो शायद यूट्यूब की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 15-20 मिनट ही फैमिली को देते थे। ये बड़ी बात होती है कि जब 2 बार 3 बार से ज़्यादा, ये भी 15-20 मिनट नहीं, मतलब अपने आप को अलग करके एक कमरे में उसी को क्लासरूम बनाना, फिर उसी में ऑनलाइन पढ़ाई करना, फिर लगे रहना और फैमिली से कभी कभी मिलने आना। मम्मी पापा का कैसा रहा इस बार? अम्मी अबू तो बहुत सपोर्ट किए, और अम्मी अबू ही नहीं, घर के सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और घर के कि मेरे गांव के भी सभी लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा ही जब भी मिलने के लिए आते थे तो कुछ शाबाशियाँ ही मिलती थी, कभी कुछ गलत नहीं बोला, हमेशा ही दुआएं ही मिलती थी। और अम्मी अबू का ये था कि हमेशा हर ज़रूरतों को पूरा किया। कभी भी मैंने कुछ बोला तो उस पर कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया, उसे बस ऐसा सोचा कि हाँ मेरी बेटी ने बोला है तो कुछ सही बोला होगा, और यकीन कर लिया करते थे। तो जब रिजल्ट आया तो अम्मी और अब्बा का इस बार कैसा रहा? अम्मी अबू तो बहुत ज़्यादा खुश है, शायद हमसे भी ज़्यादा खुश हैं। उनको लगता है कि अब मेरी प्रोफेशनल से ऊपर अब मेरी बेटी चली गई है, तो वो बहुत खुश हैं कि अब मुझे अब उनके प्रोफेशन के साथ नहीं जीना पड़ेगा। उनको बहुत खुशी मिल रही है उनको। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है, चलिए अच्छी बात है। तो आपकी रूटीन क्या रही? रूटीन ये थी कि मैं 6 घंटा कम से कम अपनी नींद को देती थी, और कभी तबीयत में अगर नासाज रही तो 7 घंटे हो जाते थे, लेकिन कोशिश करती थी कि नींद प्रॉपर हो जाए। लेकिन वो ज़रूरी नहीं था कि वो 6 घंटे कब रात को ही आए, वो दिन में भी आ जाते थे और रात को भी आ जाते थे। और वो मैं यानी कि ऑनलाइन क्लासेस करती थी तो डिपेंड ये करता था कि नेटवर्क कब अच्छा था तो हम उसी वक्त क्लासेस कर लिया करते थे। और बात रही पढ़ाई की, तो पढ़ाई यानी कि 6 बजे सुबह में मेरी स्टार्ट होती थी और कब ख़त्म होती थी वो मुझे भी नहीं पता है। यानी कि जब तक दिल को सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक चलती रहती थी। हाँ। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी? जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि जब मैं 11th में थी तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट मेरा फ़िज़िक्स था, और चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी, बट खुशी की बात है कि इस बार फ़िज़िक्स में ही मेरा मार्क्स सबसे अच्छा रहा। और बायोलॉजी में यानी कि मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में पहले भी था और अभी भी है, इसी वजह से मैंने मेडिकल लाइन को चूज़ किया था और मेरा सपना भी यही था। तो बायोलॉजी में उतना खास मेहनत मुझे करना नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ मेहनत तो करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे NCERT को रीड करना पड़ता है और एक एक लाइन को देखना पड़ता है। जहाँ तक इस बार का पेपर रहा है तो वो NCERT बेस्ड ही था, तो NCERT को अच्छे से पढ़ना एक जिम्मेदारी बन जाती है बच्चों की। और हार तो मुझे फ़िज़िक्स ही लगा था, लेकिन अभी फ़िज़िक्स सबसे हल्का लग रहा है क्योंकि उसमें मार्क्स भी अच्छे आए और इस बार का फ़िज़िक्स का लेवल भी थोड़ा सा इजी था, तो वो बन गया था। तो जैसा कि घर पे रह के ही आपने मेंटेज क्लास भी ज्वाइन किया, पढ़ाई किया घर में ही रह करके। लोग बड़े बड़े शहरों में जा कर के, जैसे कोटा है, पटना, इस तरह की शहरें हैं जहाँ इस तरह की पढ़ाइयाँ होती है, तो उसके बाद भी नहीं निकाल पाते हैं लोग। तो आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, यदि कि कोई एग्ज़ाम को कोई निकालना चाहता है तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पे पढ़ रहा है, बस एग्ज़ाम को निकालने वाला स्टूडेंट होता है, टीचर थोड़ी ना होता है। यानी टीचर तो पढ़ा देते हैं, वो गाइड करते हैं, लेकिन चलना बच्चे को होता है। यानी कोई बच्चा खुद मेहनत कर रहा है तो वो कहीं पे भी पढ़ रहा हो वो निकल ही जाएगा। भले अगर वो कोटा में रह के भी निकल रहा है तो वो उसकी मेहनत है, यदि वो गाँव में भी रह कर निकल रहा है तो वो उसकी मेहनत है। टीचर्स तो बस गाइड करते हैं। अच्छा, हॉस्टल लाइफ घर की लाइफ में क्या फ़र्क लग रहा है आपको स्टूडेंट के लिए? हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा टफ होता है घर की लाइफ से। वहाँ पे सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। घर पे पेरेंट्स होते हैं तो ख्याल रखते हैं, बच्चे की तबीयत बिगड़ गई तो उनकी दवा टाइम पे पहुँच जाए उसके पास, लेकिन हॉस्टल लाइफ में ऐसा नहीं होता, थोड़ा टफ होता है हॉस्टल लाइफ। हाँ। तो देखा जाए तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मैं तो सोचता हूँ कि अगर इन्वायरमेंट बढ़िया हो तो हॉस्टल से बढ़िया घर है।
हाँ, हाँ। एनवायरनमेंट अच्छा हो, घर का माहौल अच्छा हो, यदि घर के लोग सपोर्ट कर रहे हों तो हॉस्टल से अच्छा घर होता है। हाँ, बस यही ऑनलाइन में एक बच्चों का ये होता है कि वो माहौल नहीं मिल पाता, टीचर के साथ खुल के बात नहीं कर पाते, तो कभी-कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जिनको यानी कि जो बच्चा फ़ील कर लेना कि ऑनलाइन में टीचर्स मोबाइल के अंदर नहीं हमारे सामने में पढ़ा रहे हैं, हम इनको अपना यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि पता हो तो फिर ऑनलाइन भी बेटर है। अच्छा, और आपके हॉबीज़ क्या हैं इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा होम आर्ट्स में मेरा हॉबीज़ है बस। होम आर्ट्स और कुछ-कुछ बच्चों के साथ बातें-वातें करना, खेलना-वेलना बस। और कुछ ख़ासा हॉबीज़ नहीं है, बस होम आर्ट्स में ही मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस बार की पढ़ाई में फिर नमाज तहज्जुद का जैसे पहले था, इस बार क्या रहा? हाँ, वैसे तो यदि माइंड को फ्रेश करना है तो ऊपर वाले को याद कर लेना सबसे बेहतर होता है, तो वो तो मैं करती थी सुबह-सुबह। और हाँ, और किसी भी स्टूडेंट के लिए यदि वो ऊपर वाले को मानता है तो पढ़ाई के पहले उन्हें याद कर लेना माइंड को फ्रेश कर देता है और थोड़ा उनका साथ भी बना रहता है। इनके कुरान का भी पढ़ाई चल रहा था? नहीं, वो तो मैंने पहले ही कर ली थी, तो वो हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत। कुरान का पढ़ना डेली का हाँ, वो डेली का हो रहा था। रूटीन में था। हम्म। तो आगे का एमबीबीएस के बाद का क्या सोचा है? एमबीबीएस तो अभी तो फ़िलहाल मुझे एमबीबीएस करना है तो अभी तो वक्त लगेगा, लेकिन एमबीबीएस के बाद चूँकि मैंने पहले तो सोचा था कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी, लेकिन चूँकि मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि ऐसे डॉक्टर्स बहुत से हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ जिस चीज़ का अभाव है मुझे वो करना चाहिए, तो मैं कार्डियोवास्कुलर सर्जन बनना चाहती हूँ अभी। कार्डियो बनना चाहते हैं, लोगों का हार्ट ठीक करना चाह रही हैं। हाँ, मतलब कि उस लेवल पे सर्जन बनना चाहती हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा अभाव है और बहुत कीमत भी मिल यानी कि ना चूँकि अभाव के कारण उनकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अगर वो अवेलेबल रहेंगे तो फिर कीमत अपने आप घट जाएगी, तो मैं बस वही करना चाहती हूँ। और हमारे क्षेत्र में भी उसकी कमी भी है बहुत ज़्यादा। अगर वो गंभीर प्रॉब्लम हो जाए तो मरीज़ को बाहर जाना पड़ता है और जाते-जाते कभी-कभी वो दुनिया को भी छोड़ जाते हैं, तो यानी कि चाहते हैं आपके हार्ट स्पेशलिस्ट बने और अच्छा सर्जन बने ताकि लोगों को सस्ता में और सुविधा में और बढ़िया से ट्रीटमेंट दिया जा सके। हाँ, यदि कोई रिवॉल्यूशन करना है तो एक सोच भी काफ़ी होती है, तो मैंने सोचा है अब देखते हैं कायनात भी उसमें ज़रूर साथ देगी हमारी इंशाल्लाह। तो लगातार आप बढ़ती जा रही है, लगातार मेहनत करती जा रही है, आगे को बढ़ती जा रही है, हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं। इंशाल्लाह आप ऐसे ही करते रहें। जो स्टूडेंट इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या करना चाहिए? हाँ, अगर ये तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपने आप को ना एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब कि जैसे कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी-कभी ये सोचते हैं ना कि हमें नीट करना, नीट नहीं हुआ तो फिर हम 10 बहाने ढूँढने लगते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ, ये कारण था इसलिए नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल ये कर लेंगे, परसों ये कर लेंगे। सबसे पहले तो बहाने मारना बंद कर दें और खुद को यानी कि फेस करें आईने में कि हाँ, आज तो हम कोई बहाना नहीं मार रहे हैं। यदि आज यानी कि कुछ 5 मिनट भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, यदि हम एक स्टेप भी आगे जा रहे हैं तो 10 दिन के बाद हम 10 स्टेप्स आगे होंगे। तो कभी हम 365 दिन के बाद तो 365 स्टेप्स आगे होंगे और 365 स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यदि अगर वो कोई स्टूडेंट गिव अप ना करे और हार्ड वर्क के साथ लगे रहे ना तो बस ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस शिद्दत के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है और ऑनेस्टली मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। उतना भी मुश्किल नहीं है, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए कि वो कर सकते हैं और जिस टीचर से पढ़ते हैं उस पर थोड़ा विश्वास बनाए रखें तो वो भी हो सकता है। तो हो भी सकता है। अच्छा, ये मीडिया बहुत ज़्यादा फैल गई है, इसके लिए क्या कहेंगे, उससे कैसे बचा जाए? बच्चे कैसे बचे? सोशल मीडिया वगैरह है, दिस इस सब का यूज़ क्या करेंगे? सोशल मीडिया तो एक लत है जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस पे थोड़ा सा घर वाले भी थोड़ा बच्चों पे ध्यान दे तो हो सकता है। और नहीं, जिसको अपने करियर को खुद बनाना है ना, जैसे कि अगर नीट निकालना है तो माँ बाप के प्रेशर पे कोई कर रहा है तो उसका तो नहीं पता, लेकिन यदि वो खुद भी चाहता है कि नीट का एग्ज़ाम हम निकालें और उनसे निकल नहीं रहा है, यदि वो सच्चे दिल से चाहता है ना तो वो खुद सोशल मीडिया छोड़ देंगे। यदि वो नहीं छोड़ रहे हैं ना तो मतलब कि वो पैशनेट ही नहीं है अपने मुकाम को लेकर। यदि वो नहीं छोड़ रहे हैं तो, यदि वो छोड़ रहे हैं तो वो पैशनेट है और वो खुद ब खुद छोड़ देंगे। यदि उनका परफॉर्मेंस गिर रहा है तो वो खुद ब खुद छोड़ देंगे। जैसे कि मैं भी कभी कभी यूज करती थी पहले यूट्यूब वगैरह में, जैसे कि 10 मिनट का वीडियो देखना चालू किया तो मालूम चलता था कि हम 45 मिनट देख ही रहे हैं और बस 1 महीने मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। फिर खुद ब खुद आँखों में आंसू आने लगते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर मैंने छोड़ दिया था। कभी कभी तो यूट्यूब भी मन करता था कि मोबाइल से डिलीट कर दे, लेकिन वो डिलीट होता नहीं था। और मजबूरी भी थी कि ऑनलाइन क्लासेस करना है तो यूट्यूब डिलीट कर नहीं सकते हैं, तो बस खुद पे बहुत ज़्यादा काबू करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा यानी कि खुद के माइंड पे
सबसे यानी कि ना यदि कोई इंसान कोई वार लड़ता है ना, तो यदि वो खुद पे पहले फतह हासिल कर ले ना, तो वो उस वार को जल्दी आसानी से जीत लेता है। तो व्यक्ति का ना सबसे बड़ा दुश्मन उसका माइंड होता है। जिस दिन उसका माइंड उसके कंट्रोल में आ गया ना, तो फिर वो कोई भी वार को जीत सकता है। तो मैंने सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल में किया था कि किसी से ज़्यादा बातें नहीं करना है, यानी कि मैंने फ्रेंड्स सबसे भी मिलना छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा टीचर से भी बातें करना छोड़ दिया था। घर वालों से भी, रिश्तेदार भी जाते थे तो उतनी बातें नहीं करती थी, क्योंकि 10 तरह की बातें निकलती है तो दिमाग पे जाके प्रेशर क्रिएट करती है। बस खुद को एक स्टडी टेबल पे जाके बैठा के फिर सारा दिन लगे हुए हैं। अगर कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए तो कुछ अपने ट्यूशन टीचर से ही बात कर लिया, कुछ अपने आप को माइंड को फ्री कर लिया, या कुछ डॉक्टर्स का स्टेटस देख लिया, और ख़ुद को यानी कि सोचती थी कि कुछ दिनों बाद मैं भी यहीं पे होंगी तो ये मेहनत तब याद नहीं आएगी। बस इसी तरह लगी रही थी। तो आपने देखा इनका सबसे बड़ी बात थी कि अपने आप पे को कंसेस करना, खुद को जो है अपने आप में अपने आप को खोना, बल्कि दुनिया से हटा के अलग रख के अपने आप को साइड करना। ये बहुत मेरे ख्याल से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि, और जो गार्जियंस है उनके लिए भी मैसेज है कि आप अपने बच्चों को पारिवारिक बातों में न बताएं ज़्यादा, आपके रिलेटिव में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से बचा के बच्चे को फिर निकालें। तो और बच्चे को कॉन्शियस रहे अगर अपने आप में उसका एक अलग दुनिया पढ़ने की, तो ये काम आसान हो सकता है। तो गार्जियंस के लिए आप क्या कहेंगे? गार्जियंस के लिए मैं यही कहूँगी कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे ना लड़कियाँ 16-17 की होती है और उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का बोझ ला दिया जाता है। जहाँ तक अगर हम खुले आंखों से देखें तो हम सब कुछ पता है कि लड़कों को जो आज़ादी मिलती है वो लड़कियों को नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो यदि पेरेंट्स उनको सपोर्ट देना तो शायद आपकी बेटियां भी उतना कर सकती है जितना आपके बेटे कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप उनके लिए फ़िक्र करते हो, वो सही है और वो अपनी जगह सही है, उतना करना भी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सपोर्ट उनके कंधे पे रख के देखिए तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने दिया था, मेरे अम्मी अबू ने भी, और मेरे घर के सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया था। यानी कि कभी मेरे फैसले पर कभी शक नहीं किया। उनको यकीन था कि कोई कुछ मैंने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। उन्होंने हमेशा साथ दिया, और शायद उन लोगों का सपोर्ट नहीं रहता तो ऑनलाइन में भी मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रहा, बेहतर रहा इनका कहना कि गार्जियंस को क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस तरह के इंटरव्यू में लगातार इसीलिए भी आपको दिखाता रहता हूं ताकि आप समझ सकें। और बेटियों के लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ी मिसाल बन के ये आई हैं। और फिर इस तरह के आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहूँगी कि यदि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे ये डॉक्टर्स की बहुत कमी हो जाती है। जैसे कि अभी फ़िलहाल कोविड का जो पोजीशन रहा है हम लोगों ने देखा है, हमारे पूरे देश ने उसे झेला है। तो हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे बॉर्डर पे लोग शहीदों की तरह लड़ते हैं, वहाँ कोविड में हमारे डॉक्टर्स ने कितने हिम्मत के साथ लड़ा है। तो सबसे पहले तो एक रिस्पेक्ट भी डॉक्टर आपसे मांगते हैं, तो एक रिस्पेक्ट उन्हें दे दिया कीजिए। और आपका बच्चा ये नहीं कि यदि आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स बने, हमारा नीट क्वालिफाई हुआ तो आप भी ज़बरदस्ती अपने बच्चों को नीट में ही घुसेड़ दीजिए। ऐसा नहीं, मतलब कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, यदि आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में रहेगा तो आप 100% उसमें ज़रूर देंगे और उसमें आप बुलंदी को छुएंगे। तो आपका बच्चा यदि किसी भी चीज़ में अच्छा करना चाहता है तो बस सपोर्ट करिए, आपका बच्चा ज़रूर करेगा। यदि दुनिया वाले आपका सपोर्ट नहीं करते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आप पे यकीन करते हैं तो बच्चों का हौसला बहुत बढ़ता है। ऐसा मैंने महसूस किया है, इसीलिए बस कहना चाहती हूँ। ये मैजबी फ़ातिमा से हमने आपको मिलवाया। नीट इन्होंने निकाला है बेहतरीन मार्क के साथ, और अच्छा MBBS में भी अच्छा कॉलेज मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और ये वो बेटी है जो घर में रह के पढ़ाई करी है, अपनी दुनिया बिल्कुल अलग बनाई है और अपने आप में कंसस रही है। और पहला कदम के बाद दूसरा कदम भी पहला ही बार था इनका, और इससे पहले भी इन्होंने जो है मैट्रिक में दिखा दिया था कि मैं क्या हूँ। और उसके बाद मेहनत करते हुए इन्होंने मात्र 2 साल के बाद फिर ये बड़ा रिजल्ट दिया है, जो कि यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जो देख रहे हो गार्जियंस के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इनकी बातों में निकल के ये आ गया है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अब फ्रीडम है, अब इनकी लाइफ है, अब अपना पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे पूरी फ्रीडम है, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ फिर से मेहनत करेंगे, मेहनत करके एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे और पूरी आज़ादी की लाइफ रहेगी, अपनी ज़िंदगी होगा, अपना सपना होगा, अपना सब कुछ होगा। तो कुछ दिन इन चीज़ों को आपको दूर रखना पड़ेगा। हालांकि बनना भी चाह रही हैं, बहुत अच्छी फील्ड में जाना चाह रही हैं, हार्ट के लिए कुछ करना चाहती है, तो ये अच्छी बात होती है। हालांकि महिलाएं ज़्यादा तो सोचती है कि गैनिक का ही डॉक्टर बना जाए, लेकिन उन्होंने इससे अलग हट के सोचा है। अल्लाह करे ये पूरी तरह से कामयाब हो, एक बड़े डॉक्टर बने, एक बड़ा हॉस्पिटल इनका हो और उसमें बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो और बड़े बड़े लोग ठीक हो के जाएँ और अच्छे
सेहत के साथ लोग वहाँ से जाएं और अच्छा नाम कमावें इंशाअल्लाह ताला। फिर से मिलेंगे, हो सकता है किस्मत रही तो फिर आगे भी इनसे बातें होती रहेगी। स्टूडेंट वगैरह को मोटिवेशन के लिए मैं इनसे बीच बीच में बातें करूँगा ताकि आप लोगों को ये मौका लगे और समझने का मौका लगे। तो लगातार इस तरह के इंटरव्यू आप देखते रहे हमारे चैनल पर। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। कैमरामैन पंकज के साथ झंझारपुर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।